हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के पीछे कौन है, इसकी गुत्थी खुलती जा रही है। ईरान का कहना है कि उनके कत्ल के पीछे इजराइल का हाथ होने के उसे सबूत मिले हैं। इस कत्ल में ईरान के मुताबिक ईरानी हुकूमत मुखालिफ ग्रुप मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन ने भी इजराइल का साथ दिया है। ये वही ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर सद्दाम हुसैन के ज़माने में इराक़ की राजधानी बगदाद में हुआ करता था। ये उन ईरानी हुकूमत के विरोधियों का ग्रुप है जो अब से पहले भी इस्लामी इनकलाब के बाद पिछले 40 सालों में बहुत सी आतंकवादी यानी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस रहा है। साथ ही एक ख़बर ये भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी की इंटरनेशनल एजेंसी IAEA के ज़्यादातर इंस्पेक्टर जासूस थे और ईरानी साइंसदानों के बारे में जानकारियां अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को देते थे। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टारगेट किलिंग इजराइल ने ही कराई है। इसी बीच खबर है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर अमरीका की शरण में जाकर अपनी सिक्योरिटी के लिए 5 साल की मुद्दत के लिए अमेरिका के साथ $35 करोड़ का समझौता किया है। यह भी ऐसे वक्त में जबकि ट्रंप सरकार महज कुछ ही हफ्तों की मेहमान है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। साथ ही आज एक अहम अनाउंसमेंट यानी ऐलान यह है कि ईरानी साइंसदान फ़खरीज़ादे के मारे जाने पर कल दोपहर 2 बजे आपके रूबरू प्रोग्राम में एक ख़ास इंटरव्यू पेश किया जाएगा जिसमें तेहरान में सहर टीवी चैनल के राजनीतिक कार्यक्रमों के इंचार्ज सैयद हिसामुद्दीन से ख़ास बातचीत पेश की जाएगी। इसमें इस बड़ी घटना के बाद ईरान के अवाम और सरकार के रिएक्शन और अगर इसमें सिक्योरिटी की कोई कमी रही है तो इसकी वजह के बारे में भी चर्चा की गई है। इसलिए कल आपके रूबरू प्रोग्राम ज़रूर देखें। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान के सीनियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल में इजरायली हुकूमत और टेररिस्ट ग्रुप मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन MKO के मुलव्विस होने का पर्दाफाश हुआ है। ये खबर अब से पहले ईरान के प्रेस टीवी ने भी दी थी जिस पर इजराइल में खौफ का माहौल है। ईरानियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल में रिमोट कंट्रोल से लैस मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है जो निसान कार पर लगी हुई थी। इस मशीन गन की दूरबीन में जैसे ही फ़खरीज़ादे की तस्वीर आई, मशीन गन से ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू हो गई। इस मशीन गन में इजराइल में बनी हुई रिमोट कंट्रोल की खास किट लगी हुई थी। यह भी बताया गया है कि निसान गाड़ी को 2 निशानों के लिए चुना गया था, एक फ़खरीज़ादे की टीम को नुकसान पहुंचाने और दूसरे रिमोट कंट्रोल को फौरन तबाह करने के लिए इंतज़ाम किया गया था ताकि सबूत पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। ईरान के मीडिया में कहा गया है कि फ़खरीज़ादे के कत्ल के ब्यौरे से इस कत्ल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन MKO का हाथ होने की बात साबित होती है। मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल में टेररिस्ट के ज़रिए इस्तेमाल हुए हथियार के बचे हुए टुकड़ों से साफ हो गया है कि यह हथियार इजराइल का ही था क्योंकि उस पर मेड इन इजराइल उकेर कर लिखा हुआ है। एक और ख़बर के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट की एक ख़ास समिति के मेंबर अहमद अमीर आबादी फराहानी ने कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के ज़्यादातर इंस्पेक्टर जासूस थे और ईरानी साइंसदानों के बारे में जानकारियां अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को देते थे। उन्होंने तेहरान में एक इंटरव्यू में कहा कि IAEA के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये बयान कबूल नहीं किया जा सकता कि ईरान समेत कोई भी मुल्क इंस्पेक्शन को महदूद करके फ़ायदे में नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने खुद ही से एडिशनल प्रोटोकॉल को लागू किया था और इस बारे में कोऑपरेशन किया है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी के ज़्यादातर इंस्पेक्टर CIA के जासूस हैं और कई जासूस IAEA के नाम पर ईरान में आए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा कि
اب وقت آ گیا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹروں کے طور پر ایران میں جاسوسی کا یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ساتھ ہی ممبر پارلیمنٹ فراہانی کی طرف سے IAEA کے انسپیکٹروں کو ملک سے باہر نکالنے کی مانگ پر اس آرگنائزیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر رفائل گروسی نے بیان دیا ہے کہ ایران اور IAEA کے کوآپریشن میں رکاوٹ ڈالنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے تحت انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی کرتی رہی ہے تاکہ اس بات پر نظر رکھی جا سکے کہ ایران ایٹم بم تو نہیں بنا رہا۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب 2003 جنگ سے پہلے عراق میں یونائٹڈ نیشنز کے انسپیکٹر آتے تھے تب صدام حسین کی سرکار ان پر الزام لگاتی تھی کہ بغداد کی سڑکوں تک کے نقشے بنائے جا رہے ہیں۔ میں خود پہلی بار عراق کے سفر پر صدام حسین کی سرکار کے دور میں سن 2000 میں گیا تھا اور مجھے یہ بات وہاں کی انفارمیشن منسٹری نے بتائی تھی۔ مجھے اس پر پورا یقین ہو رہا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹر امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر کے ایران سرکار کو اس بات کے لیے پابند کیا ہے کہ اگر ایران کے بارے میں نیوکلیئر سمجھوتے میں شامل دوسرے ملکوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا، بینکنگ سسٹم نارمل نہیں ہوا اور تیل ایکسپورٹ کی رکاوٹیں دور نہیں کی گئیں اور ایکسپورٹ سے ملنے والی آمدنی کو ملک میں نہیں لایا گیا تو وہ اس قانون کے پاس ہونے کے 1 مہینے کے اندر ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل کرنا بند کر دے۔ اسی بیچ امریکہ کے بڑے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیل میں اپنے 2 جرنلسٹ اسٹیف ہینڈرکس اور شیرا رابن کی ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر سائنسداں کے قتل کے بعد اسرائیل کے سرکاری سورسز نے اس پر کوئی کمنٹ کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن اسرائیلی ایکسپرٹس کے بیچ یہ خیال عام ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ اسرائیل کا ہی کام ہے۔ ساتھ ہی یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ بنیامین نتنیاہو اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا خیال ہے کہ نتنیاہو نے اس طرح ایران کو بدلے کی کارروائی پر مجبور کیا ہے کیونکہ جب ایران کوئی فوجی حملہ کرے گا تو امریکہ کو ایران کے نیوکلیئر ٹھکانوں پر حملے کا بہانہ مل جائے گا اور ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے جانے سے پہلے ہی یہ کام انجام دے دیا جائے گا۔ واشنگٹن پوسٹ نے آگے کہا ہے کہ اسرائیلی ایکسپرٹس میں دوسری رائے یہ ہے کہ نتنیاہو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے دائرے میں جو سدھار اور بدلاؤ بائیڈن کرنا چاہتے ہیں اس کا راستہ پہلے ہی بند کر دیا جائے۔ اخبار کے مطابق اسرائیلی ایکسپرٹس کے بیچ تیسرا خیال یہ ہے کہ نتنیاہو نے فخری زادے کے قتل کے لیے بہت اچھا موقع دیکھا تو اس کا فوراً فائدہ اٹھا لیا کیونکہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد سمجھے جانے والے سائنسداں تھے اور اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ نتنیاہو کو یہ اندازہ تھا کہ ایران اس ٹارگٹ کلنگ کا بدلہ لینے کے بجائے صبر سے کام لے گا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس قتل کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے اس میں کئی مہینوں کی مدت لگتی ہے اور جیسے ہی یہ تیاری پوری ہوئی نتنیاہو نے نتیجے کی فکر کیے بغیر فخری زادے کے قتل کا حکم دے دیا۔ 28 نومبر کے بعد سے اب تک ایران کی طرف سے کوئی بدلہ نہ لیے جانے کا یہ مطلب ہے کہ ایران دیکھنا چاہتا ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی حکومت میں امریکہ کا کیا رخ رہتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس قتل کے پیچھے جو بھی مقصد رہا ہو مگر یہ تو طے ہے کہ اب امریکی فارن منسٹری کے سامنے بڑا مشکل راستہ ہے اور یہ میسج دیا گیا ہے کہ اسرائیل عرب ملکوں کے ساتھ مل کر جو بائیڈن اور ایران کا مقابلہ کرے گا۔ ایران کے لیے یہ میسج ہے کہ دشمنوں کی ایک دیوار اس کے سامنے کھڑی ہے اور امریکہ کی نئی سرکار کے لیے یہ میسج ہے کہ ایران کے معاملے میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی بات امریکہ کو ماننی ہوگی۔ اس بیچ لندن کے عربی اخبار رائل یوم نے اپنے ایڈیٹوریل میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ہٹ لسٹ کا جائزہ لیا ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ فخری زادے کے قتل کے بعد اسرائیلی اور یورپی میڈیا میں بار بار یہ کہا جانے لگا ہے کہ موساد کی کیدون بریگیڈ کے
पास जो हिट लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का नाम है। उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस के जनरल सेक्रेटरीज और इराक और यमन में कई ऑर्गेनाइजेशनों के लीडर, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों और ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों के नाम शामिल हैं। मोसाद की इस हिट लिस्ट में मौजूद लोगों पर इस वक्त हमला डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से किया जा रहा है ताकि ये बाइडन का खेल बिगाड़ दें और मिडिल ईस्ट में एक बड़ा क्राइसिस बाइडन के लिए छोड़ दें जिसमें वो हाथ पैर मारते रहें। लंदन के रॉयल यौम ने आगे लिखा है कि मोसाद लेबनान में अपने एजेंटों की मदद से लगातार हसन नसरुल्लाह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह नसरुल्लाह की सिक्योरिटी में तैनात टीम की चौकसी है और जिम्मेदाराना और पेशेवराना तरीक़ाकार है। हमें ये सुनकर हैरत नहीं होगी अगर कोई ये बताए कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के जो 2 ड्रोन मार गिराए थे वो हकीकत में नसरुल्लाह के कत्ल के मिशन पर थे। उधर ब्रिटेन के संडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को निशाना बनाया गया है वो हकीकत में इजराइल की उस यूनिट का तरीका है जिसे गोल्ड मायर ने 1972 में म्यूनिख में इजरायली एथलीटों पर हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए बनाया था। इसके बाद से चाहे ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंसदान हों या फतही शिकाकी जैसे फिलिस्तीनी लीडर, इन सब को निशाना बनाने के लिए मोसाद ने यही तरीका अपनाया था। आपको बता दूं कि ईरान की हुकूमत ने जिस मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन पर इजराइल के साथ इस कत्ल में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया है वो ईरान में इस्लामी हुकूमत ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। ये सबसे पहले 1965 में स्टूडेंट्स ने ईरान में कायम की थी। शुरू में ये ईरान में शाही हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, लेकिन बाद में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के कामयाब होने के बाद इस हुकूमत के भी खिलाफ हो गई। MKO ने ईरान में बहुत से आतंकवादी हमले किए हैं। सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ 8 साल तक जारी रही जंग के दौरान बल्कि 2003 तक भी बगदाद में उसे बहुत से सहूलियात दी हुई थी और बगदाद में इनका बड़ा ऑफिस था जिसे मैंने अपने इराक के पहले सफ़र के दौरान सन 2000 में देखा था। 2003 के बाद इन्हें इराक से भी बाहर कर दिया गया और अब इसके लीडर्स यूरोप में रहते हैं। आइए आखिर में सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाता हूं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब को $35 करोड़ में 5 साल के लिए सिक्योरिटी सर्विस देने पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। पेंटागन से मुताल्लिक अमेरिका की सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन एजेंसी ने अमेरिकी कांग्रेस को अपने एक खत में बताया है कि सऊदी अरब की सरकार अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी सर्विस को 5 वर्षों तक जारी रखने की ख्वाहिशमंद है और इस बारे में $35 करोड़ का समझौता हुआ है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अगर ये समझौता पास हो गया और कांग्रेस में भी इस पर रजामंदी हो गई तो सऊदी अरब अमेरिका को इस खिदमत का पूरा खर्च देगा। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद मई 2017 में सबसे पहले विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था, जिसके दौरान सऊदी अरब को 10 साल में $350 अरब के हथियार बेचना तय किया गया था। उसके बाद ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर अमेरिका इन सब अरब हुकूमतों को सिक्योरिटी मुहैया ना कराए तो 2 हफ्ते में ये सरकारें गिर जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के हारने के बाद भी सऊदी अरब की हुकूमत इतने अहम समझौते कर रही है। शायद उसे जो बाइडन की हुकूमत से ये उम्मीद नहीं है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में कितनी तेज़ी से वाक़यात आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को लगातार डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, जो बाइडन के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अब ये बात साफ है कि ये सिर्फ ईरान का ही इल्ज़ाम नहीं है कि मोसाद ने फ़खरीज़ादे का कत्ल किया है, बल्कि खुद इजरायली एक्सपर्ट इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग इजराइल ने ही अंजाम दी है। ऐसे वक्त में दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खामोश हैं। कहाँ हैं इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार? कौन है जो इंसाफ देगा?
ایسی حالت میں اب یہ طے ہو گیا ہے کہ خود مظلوم ہی اپنا حق لینے کے لیے کوشش کرے اور کسی سے انصاف کی امید نہ کرے۔ اس کی بہترین مثال حال ہی میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کا نتیجہ ہے۔ لمبی مدت کے بعد نگورنو کاراباخ آذربائیجان کو آخرکار مل ہی گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔